पॉलिटिकल साइंस 7th बी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास, जो कि फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास में हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति ग्रोशियस से पूर्व क्या रही, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राचीन समय में, मध्य युग में और आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार से विकसित हुआ। इसके बाद हमें आज जो देखना है वो ये कि ग्रोशियस के समय की स्थिति क्या रही। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था और ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रोशियस का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इनका पूरा नाम था हुगो वान ग्रुट ग्रोशियस और इनका जन्म 1583 में हॉलैंड में हुआ था। और इनकी प्रमुख जो रचना है वो है युद्ध तथा शांति की विधि। और इस पुस्तक के अलावा भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की, वो थी ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स। तो 17वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो स्वतंत्र राज्यों की स्थिति थी और उस समय हॉलैंड और स्पेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और ग्रोशियस ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लूट के माल कानून, और इसके साथ ही उन्होंने एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, वो था स्वतंत्र समुद्र का सिद्धांत। इसी तरह 1625 में उन्होंने युद्ध और शांति की विधि नामक ग्रंथ लिखा और इसके बाद सभी देशों ने संधि और युद्ध संबंधी सिद्धांतों का अनुसरण किया। तो ग्रोशियस के समय की हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति का आज चर्चा करेंगे, जो कि दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ग्रोशियस के समय विभिन्न देशों के बीच युद्ध छिड़ जाना एक आम बात थी और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उस समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों की आवश्यकता थी। ये नियम प्राकृतिक नियमों पर आधारित थे और ग्रोशियस का ये मानना था कि सभी मानव समाज का हिस्सा हैं और बिना समाज मनुष्य पशुवत है। तो सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्तव्य हैं और सभ्य मनुष्य हेतु इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रोशियस ने राज्यों की इच्छा पर आधारित कानून बताए। उन्होंने विभिन्न राज्य, संधि और समझौता का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें आपसी सहमति होती है, रीति रिवाज हैं, जिनकी वजह से विभिन्न राज्य इन कानूनों का, नियमों का पालन करते हैं। ग्रोशियस ने युद्ध और सैन्य आधार पर भी कानून बताए। उन्होंने ईसाइयों और गैर ईसाइयों से संबंधित नियम बताए। उन्होंने प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिक्शन जिसे कहा जाता है, उस पर भी अपने विचार दिए। ग्रोशियस ने महासमुद्रों की स्वतंत्रता और निषिद्धता के ऊपर भी नियम बताए। उन्होंने संधि और समझौतों, उत्तराधिकार के नियम, कूटनीति के नियम, राजदूतों के क्या नियम होने चाहिए, इसके बारे में भी अपने ग्रंथों के द्वारा वर्णन किया। तो इस प्रकार ग्रोशियस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में, उसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि विभिन्न कमियां ग्रोशियस के इस विचारधारा में रही, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की उन्होंने बहुत ही सुस्पष्ट और व्यवस्थित रूप से व्याख्या की, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, नई दिशा दी और विकास का मार्ग दिया। डॉक्टर संपूर्णानंद जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने भी इनकी सफलता बताई है और ये माना है कि जो ग्रोशियस के ग्रंथ हैं वो बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हैं। और जिस समय अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, उस समय ग्रोशियस ने अपने ग्रंथों और पुस्तकों के माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट और व्यवस्थित व्याख्या प्रदान की, जिसका फ़ायदा संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोशियस के बाद भी विभिन्न प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ। और इस ऐतिहासिक विकास को हम 4 आधारों पर देख सकते हैं। एक तो ग्रोशियस के पश्चात, दूसरा हम देखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी ये विकास हुआ, और फिर तीसरा हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ। और चौथा हम देखेंगे कि प्राकृतिक कानूनों के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित हुए हैं। ग्रोशियस के बाद रिचर्ड जूसे ने युद्ध और शांति के नियम बताए। यूडनडॉर्फ ने प्राकृतिक कानून के, विंकरशॉक ने अस्थिवादी के रूप में राज्यों की सहमति, और वेटल एक और प्रमुख विचारक थे जिन्होंने राज्यों की समानता, मोसर ने संधियों इत्यादि के संबंध में नियम बताए। और इन सभी विचारकों के इन सिद्धांतों के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की रचना हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानून के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, एक तो प्रकृतिवादी, एक अस्थिवादी और एक ग्रोशियन सिद्धांत। इसके बाद चौथा हम देखेंगे वर्गीकरण, वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी वियना कांग्रेस, उसके बाद 1856 में पेरिस घोषणा के द्वारा, फिर 1864 में जेनेवा प्रतिज्ञा, फिर 1868 में पिट्सबर्ग घोषणा, 1906 में जेनेवा सम्मेलन, फिर हेग सम्मेलन हुआ था 1899 और 1907 में, शांति सम्मेलन हुए 1919 में, लॉकार्नो की संधि, कैलाब्रिया पैक्ट 1928 का, जेनेवा सम्मेलन हुआ 1929। ये विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन थे और विभिन्न जो संधियां हुई, उनके माध्यम से भी समय समय पर विभिन्न देशों ने नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्धारण किया, और इन संधि समझौतों ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात अगर हम 5वां प्रकार का वर्गीकरण देखें, इसमें हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद भी यूएनओ का गठन किया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, और इसका उद्देश्य भी था विश्व में शांति रहे, सुरक्षा हो, विश्व को युद्धों से बचाया जा सके। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका विकास समय समय पर होता रहा है 1945 के बाद से अब तक। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो यूएनओ का एक प्रमुख अंग है, उसने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मानव अधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, वो भी यूएनओ के माध्यम से ही विश्व स्तर पर जारी हुआ है, और जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून जातिबद्ध शरणार्थियों के संबंध में, वाणिज्य प्रतिनिधियों के संबंध में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों से संबंधित नियम और कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर यूएनओ में हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है, जिसने समय समय पर कई अभिसमयों और संधियों के प्रारूप तैयार किए, जैसे समुद्री कानून क्या होने चाहिए, राजनयिक जो कूटनीतिज्ञ होते हैं उनके संधि के क्या नियम होने चाहिए, शस्त्रों से संबंधित कानून बने, जाति भेद से संबंधित कानूनों का निर्माण हुआ, महिलाओं से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका विकास हुआ, समुद्री राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में कानून बने, जल मार्गों के क्या नियम और कानून होने चाहिए, इसका निर्धारण किया गया। तो ये विभिन्न ऐसे विषय और क्षेत्र रहे जिसमें यूएनओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और समय समय पे उसने अपने नियम और कानूनों का विकास किया है, और साथ ही संहिताकरण भी यूएनओ के माध्यम से हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यूएनओ की देखी जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के क्षेत्र में।
मानवीय पर्यावरण कार्यक्रम और सम्मेलन के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर्यावरण के क्षेत्र में बनाए गए। 1990 से लेके 1999 तक अंतर्राष्ट्रीय कानून का संयुक्त राष्ट्र दशक भी बनाया गया और उसमें भी इन नियमों और कानूनों पर जोर दिया गया। तो ग्रोशियस के बाद यदि हम देखें तो 1945 तक आते जब यूएनओ का गठन हुआ तो उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण और विकास के क्षेत्र में देखी जा सकती है। छठा जो वर्गीकरण हमने देखा था वो ये कि प्राकृतिक कानून भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में, और इसको मानने वाले प्रकृतिवादी विचारक हुए हैं और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को प्राकृतिक नियम माना है। और इसके प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं जस्टिनियन, हुकर, सिसरो, थॉमसियस और ग्रोशियस तो हैं ही। इन सभी विचारकों ने इस पर विश्लेषण किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर इन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो प्राकृतिक कानून होते हैं उनका प्रभाव हमेशा पड़ता है, और सर हेनरी मैन ने भी ये माना है कि प्राकृतिक कानूनों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ है, विकास हुआ है। ओपेनहीम प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून जो प्राकृतिक कानून है उसी पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास को समझा जा सकता है। हम ये पिछले चैप्टर और आज के इस लेक्चर के द्वारा ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के पीछे विभिन्न विचारकों के विचारों का और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है, प्रतिफल है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियम बन चुके हैं और उनका स्थापना हो चुकी है। और इन सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हम द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी देख सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी देख सकते हैं। यदि हम इसके ऐतिहासिक विकास की एक और कैटेगरी करें तो दो आधारों पर कर सकते हैं। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व 1945 से पहले, और दूसरा 1945 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात।